किस तरह का ये मार्च होगा, इसके मकासद क्या होंगे? अभी इनको तो पता ही नहीं है कि इन्होंने करना क्या है, किस तरफ जाना है, इनका लीडर कौन होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 3.5 साल दौरे इख्तिदार में इंतहाई मुश्किलात का शिकार ही नजर आई है। पेट्रोल का बहरान हो, गैस का बहरान हो, कभी आटा फिर चीनी का बहरान हो, कौन सा बहरान है जो इस हुकूमत के दौर में पाकिस्तानी अवाम ने नहीं देखा। इस सब की वजह से हुकूमत के मुताबिक तो साबका हुकूमतें उनकी इसकी वजह है और उनकी करप्शन है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हुकूमत में एहतसाब का नारा लेकर आई थी। तैयारी मुकम्मल थी, प्लान तैयार था, बस हुकूमत में आना था और मंशूर के मुताबिक पुराना पाकिस्तान नए पाकिस्तान में तब्दील कर लेना था। लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं सका है। वक्त गुजरने के साथ साथ वजीर आजम इमरान अब समझ आने लगी है कि नया पाकिस्तान बनाने के लिए उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। इस बारे में उनके ख्यालात कैसे बदलें, जरा ये सुन लीजिए। और इंशाल्लाह ये पहली इलेक्शन प्रिपरेशन से जा रहे हैं। पहले तैयारी नहीं था हम इलेक्शन के लिए, ये पहली इलेक्शन है जो कि हमारी तैयारी है हर एरिया में। कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। जब आप ऑफिस संभालें तो आपको पूरी तरह पता हो कि मैंने क्या एजेंडा इंप्लीमेंट करना है। तो मैंने अब जब अपने आप को देखता हूं तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। लेकिन इसके बाद हुकूमत को सब समझ आने लगी और बकौल हुकूमत के चीज़ें बेहतरी की जानिब जाने लगी। मईशत बेहतर होती रही, लेकिन आवाम तक इसके समरात आज तक नहीं पहुंच पा रहे। मुल्क में इस वक्त भी तारीखी महंगाई है, गुर्बत और बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, सड़कों पर एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत की तरजीहात शुरू से आवाम नहीं बल्कि ऑपोजिशन ही रही है। लेकिन अब तब्दीली आ रही है और ऑपोजिशन ने एक बार फिर हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ 27 फरवरी से मार्च का ऐलान शुरू कर दिया और 23 मार्च को पीडीएम ने भी मार्च का ऐलान कर रखा है। ऐसे में वजीर आजम का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने आने वाले 3 माह हुकूमत के लिए इंतहाई अहम करार दिए हैं और एहतसाब ना होने को अपनी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी भी करार दिया है। हुकूमत का सबसे बड़ा नारा एहतसाब का ही था और अगर हुकूमत मुल्क में एहतसाब का निज़ाम कायम करने में नाकाम हो गई है तो फिर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कैसे इस हुकूमत को कामयाब हुकूमत कहा जाए जो अपने बुनियादी उसूल पर भी कामयाब ना हो सकी। सवाल ये भी है कि हुकूमत को ये 2 बड़े मार्चेस का सामना है, पीपल्स पार्टी और पीडीएम के मार्च, लेकिन हुकूमत के लिए ज़्यादा खतरनाक मार्च कौन सा साबित हो सकता है? और 27 फरवरी को जो मार्च पीपल्स पार्टी करेगी, क्या उसमें अपोजिशन की दीगर जमातें भी शरीक होंगी कि पीपल्स पार्टी उनको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करेगी? इसी बारे में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कारी उस्मान साहब JUI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, कैसर अहमद शेख साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। धामरा साहब, अब 27 तारीख को आप लोग ये मार्च करने जा रहे हैं, 27 फरवरी, ये पीडीएम से भी 1 माह पहले की तारीख है, तो क्या इन जमातों को भी दावत देंगे शिरकत की? कल राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनी कि शायद नून लीग भी उसमें शामिल हो सकती है, तो किस तरह का मार्च होगा, इसके मकासद क्या होंगे, अभी तक ये तय पा चुका है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी से जो है अपना एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी कर दिया है और उसकी तैयारी जो है वो हमने कल ही से शुरू कर दी है। और आज भी सिंध एग्जीक्यूटिव कमेटी का अजलास बिलावल हाउस लाहौर में अभी ख़त्म हुआ है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा। तमाम तंजीमें हमारी बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं, तमाम सूबे ऑन बोर्ड हैं, तमाम सूबाई तंजीमों से चेयरमैन साहब की मुलाकातें अभी भी जारी हैं। बलूचिस्तान की तंजीम से अभी भी मुलाकात हमारी हो रही है, चेयरमैन साहब की हो रही है, कल भी KPK की तंजीम से मुलाकात हुई है। तो अवाम सड़कों पे निकलना चाहती है और पीपल्स पार्टी उसको लीड करेगी। और आपने जैसा राना सनाउल्लाह के हवाले से कहा कि एक तो खुशाइंदा बात है कि पीडीएम ने ऑलरेडी मार्च में मार्च का ऐलान किया है, मगर हमने फरवरी में मार्च का ऐलान किया है। तो हम अपने तौर पर निकलेंगे और उसमें अपोजिशन की तमाम जमातें, क्योंकि इसमें अभी काफी दिन पड़े हैं, 1 महीने से ज्यादा का अरसा पड़ा है, हम तैयारियां करेंगे। उसमें हो सकता है कि अपोजिशन एक प्लेटफार्म पे हो। हम कोशिश करेंगे कि सोसाइटी के तमाम तबकात जो हैं, जो पिसे हुए तबकात हैं, जिनकी चीखें निकली हुई हैं, जो चाहती हैं कि कोई पार्टी लीड करे उनको, तो पीपल्स पार्टी ने ये पहल कर दी है
और मैं पीडीएम के एहतजाज से भी पुरुमीद हूं कि वो भी अपनी भरपूर कुव्वत और ताकत के साथ अवाम के लिए इस महंगाई, इस नाकाम करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ निकलेंगे, जो नाकाम भी हैं, जो ना तजुर्बेकार भी हैं, जो करप्ट भी साबित हुए हैं और जो अपनी चोरी छुपाने के लिए स्टे आर्डर पे छुपे छुपे फिरते थे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की रिपोर्ट आपके सामने है, जो आज भी बीआरटी पे स्टे पे चल रही है और छुपी हुई है अपने उस सूबे में, जिसको ये दावा करते हैं कि हमने बड़ा धामरा साहब, ये सिर्फ मार्च आपको करना है 2-4 रोज का, या फिर धरना देकर वहां बैठेंगे? अभी सिंध हुकूमत के खिलाफ आप देंगे, जमात इस्लामी 8 दिन से धरना दिए बैठी है। उनके बहुत छोटे से मुतालबात हैं, वो कोई हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत को घर भेजने की बात नहीं कर रहे, लेकिन सिंध हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो अगर आप भी वहां जाकर मार्च करके वापस आ जाएंगे तो वफाकी हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा और कैसे हुकूमत घर चली जाएगी? देखें, फर्क है। आपने जमात इस्लामी की जो धरने की बात की है, देखें हम जमहूरी हुकूमत है और उन्होंने पूरा उनको फैसिलिटेट किया है कि वो बैठे हुए हैं, मगर उनका मुतालबा क्या है? पाकिस्तान की तारीख में वो एक ऐसा सूबा जिसने सूबाई महकमे लोकल गवर्नमेंट के हवाले किए हैं, इस बिल में मौजूद है। मगर वो जो बात मीडिया में कह रहे हैं, जमात इस्लामी भी कह रही है, इससे पहले एमक्यूएम भी कह रही थी, उसने भी बड़ी कोशिश की कि लिसानी सियासत को परवान चढ़ाए, नहीं चढ़ा सके। मगर मैं आपके इस प्रोग्राम की तरफ से ये पूछना चाहता हूं उन जमायतों से जो काबिल एहतराम जमायतें हैं मेरे लिए, उनसे ये पूछना चाहता हूं कि किस बात के खिलाफ आप सिंध में एहतजाज कर रहे हैं? इस बात के लिए कि वो जो सूबाई टैक्स, एक्साइज एंड टैक्सेशन वसूल करती थी, प्रॉपर्टी टैक्स। चले, अच्छा धामरा साहब, ये इस पे जरा थोड़ा सा आगे चलकर बात करेंगे, आप उनसे पूछिएगा। वो तो मैंने मिसाल इसलिए दी थी कि चूंकि आप भी धरना देने जा रहे हैं। प्रोग्राम की तरफ से पूछ रहा हूँ, मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से पूछ रहा हूँ कि अगर वाटर बोर्ड जो पहले सूबाई गवर्नमेंट देखती थी, अब वो मेयर के अंडर आ जाएगा। वो टैक्स कलेक्शन पहले सूबाई गवर्नमेंट लेती थी, अब वो लोकल गवर्नमेंट के इदारे लेंगे। वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अब लोकल मेयर, जो 6 मेयर हैं, वो डिवीजन लेवल पे देखेंगे। इस बात पे अगर कोई एहतजाज करता है तो मुझे इस एहतजाज के लिए एहतराम तो है, मगर समझ में नहीं आता कि क्या आप उसी निजाम का सही चलेंगे जो बाकी तमाम इस मामले पर जरा थोड़ा सा आगे चलकर बात करते हैं। कारी साहब को भी मैं शामिल कर लूंगा गुफ्तगू में। कारी साहब, ये 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी तो लॉन्ग मार्च करने जा रही है। अगर आपको, आपकी जमात को दावत देते हैं ये लोग, नून लीग को शामिल होने की दावत देते हैं, पीडीएम की बड़ी जमातें क्या इसमें शामिल होंगी? चूंकि 23 मार्च को आपका अपना एहतजाज और मार्च भी शेड्यूल है। देखिए कि अभी तो पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है, आगे देखेंगे कि पीपल्स पार्टी किसको दावत देती है, किसको साथ दिलाती है। ये तो उसका हक है और मर्जी है। बहरहाल क्योंकि पीडीएम पहले से ऐलान कर चुकी है और उसके लिए तैयारियां शुरू है, बल्कि तैयारियां पूरे मुल्क में हो रही है। 23 मार्च को हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, पूरा मुल्क से काफिले आएंगे। तो इस हुकूमत के जो कुछ हुकूमत ने आज तक किया है उनको दिवालिया बना के रख दिया है और आम आदमी जो है वो बिल्कुल जिंदा रहने के काबिल नहीं रहा। कोई ऐसा इदारा आपको नजर नहीं आएगा कि उस इदारे के बारे में ये कहा जाए कि कहीं कोई अच्छाई करके कोई पहलू कहीं नजर आता है। तो इन हालात में हम तो मैदान में थे, पहले ही से थे और इस असना में पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है, वो भी एक जमहूरी पार्टी है। जिस तरीके से वो मैदान में आ रही है ये उसका हक बनता है। और इनके पीडीएम जो है वो आगे मैदान में है और मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह तारीख चल रही है। तो देखिए वक्त पे ये क्या होता है, लेकिन पीडीएम ने ये तय कर लिया है कि जितने भी हरब इस्तेमाल होंगे हुकूमत की जानिब से वो नाकाम होंगे। और आपने देख लिया खैबर पख्तूनख्वा में जो हशर हुआ है पीटीआई का, और अब बाकी जो अजला है जो हशर होगा यही कुछ इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में होने वाला है। तो अब तक वो जैसे वो मुल्क में मुसल्लत है। और तो साहब, ये बल्दियाती इलेक्शंस के, ज़िमनी इलेक्शंस के नताइज तो अब आ रहे हैं सामने और हुकूमत के खिलाफ लोगों का गम और गुस्सा भी खुलकर आ रहा है। फिर ये मार्च, आप इस मार्च की हैसियत क्या होगी? क्या ये एक अलामती सा मार्च होगा या फिर वहाँ बैठकर धरना देना है, कुछ दिन वहाँ पर आप क़याम करेंगे और जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे वापस नहीं आएंगे? और अगर सिर्फ इसको मार्च के तौर पर ही करना है तो फिर इसका क्या फ़ायदा है? फिर इसका कोई मकसद हासिल होता नज़र आ रहा है आपको?
जब पूरे मुल्क से काफिले शुरू होंगे और इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जाहिर है कि जब इस्लामाबाद 23 मार्च को पहुंचेंगे तो वो 2-4 दिन उससे पहले रवाना होंगे। पूरे मुल्क में जब आप माहौल देखेंगे तो ये मुल्क उस वक्त इंशाल्लाह हमको उम्मीद रखते हैं कि जो उनकी जो भी कुछ कुव्वतें थी अब वो नहीं होंगी और मजीद इस मुल्क को अनारकी की तरफ नहीं ले जाया जाएगा और इन लोगों से हाथ उठाना चाहिए। अब मुल्क और कौम की फिक्र होनी चाहिए कि मुल्क इस वक्त क्या चाहता है, कौम क्या चाहती है, मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो अब किन हाथों में जाना चाहिए, किसके पास होना चाहिए, मुल्क की क़यादत किसके पास होना चाहिए। सही। एक नारा बना के मुल्क हवाले कर दिया गया और उससे जो ठीक है, असर तो हुआ काइस है, साहब चलें, चार्जशीट हुकूमत के खिलाफ आपकी बड़ी लंबी चौड़ी है और कैसर चलते हैं, उसके बाद फिर शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी में ज्वाइन कर चुके हैं, जरा उनसे फिर इन तमाम सवालात के जवाब भी लेंगे। अब कैसर साहब, पीपल्स पार्टी और PDM अलहदा ये लॉन्ग मार्च कर रही है, अलहदा लॉन्ग मार्च ज़्यादा मौसर या ज़्यादा हुकूमत पर प्रेशर डाल सकेंगे, या आपको लगता है कि तमाम जमातों को एक होना चाहिए अपोजिशन की, मुत्तहिद होकर फिर इस तहरीक का आगाज़ हो, फिर ये तहरीक चलाई जाए, फिर लॉन्ग मार्च किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक लोगों का सवाल है वो तो इस वक्त बहुत परेशान है, जो महंगाई का आलम है और जो ये मिनी बजट नया आ रहा है उसमें तो कोई 350 अरब रुपए के और सेल टैक्स की एग्जेम्पशन को ख़त्म कर, यानी सेल टैक्स लगाया जा रहा है जिसमें बच्चों का दूध भी शामिल है, जिसमें अद्वियात के मटेरियल भी शामिल हैं और जिसमें पाम ऑयल जो खाने का तेल है वो भी, ऐसी चीज़ें भी शामिल हैं। और फिर जो स्टेट बैंक की बिल्कुल खुद मुख्तारी, इसका मतलब तो ये है कि पाकिस्तान में वाइसराय का आपको लाया गया है और मईशत जो असल है वो अब प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नहीं रही, बल्कि मईशत के लिए तो एक बाहर से आया हुआ बंदा उसका कंट्रोल होगा और उसके ख़िलाफ़ कोई नैब या कोई असम्बली या किसी किस्म का कोई एहतसाब नहीं हो सकेगा। ये एक आखिरी स्टेप है और लोग तो इंतहाई परेशान हैं। जहाँ तक देखिए ना, ये लॉन्ग मार्च का तल्लक आपने कहा, सब लॉन्ग मार्च बहुत कामयाब होगा, लेकिन अपनी पहले हम ये फैसला तो कर लें अपनी जमातों में कि हम चाहते क्या हैं। देखिए, ये हुकूमत को तो हटा, ये इमरान खान साहब तो इस वक्त कोई, मैं समझता हूँ कि यूनानिमस है, ये तो हट जाएंगे, ये वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे क्योंकि नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा और लोग उनके जो एलाई है वो भी उनके साथ नहीं है। लेकिन आगे का लाया अमल अभी तक नहीं बताया गया, कोई भी पार्टी नहीं बता रही ना। अच्छा, हम सबको कैसे साहब कौन से एलाई उनके साथ नहीं है अभी आया? अब तक तो हुकूमत ये कानून साजी करवाती आई। 11 तारीख को आप देखें 3 दर्जन के करीब इन्होंने बिल पास कराए, इससे पहले वज़ीर आज़म एतमाद का वोट भी ले चुके हैं, तो एलाइज तो इनके साथ हैं। अभी एहसन इकबाल साहब की जो मुलाकात हुई थी MQM से, क्या उसमें आपको इनके एलाइज की पोजीशन कुछ हिलती हुई मुख्तलिफ नज़र आ रही है? देखिए, मैं कराची में रहता हूँ, मैं कराची के कारोबारी बिजनेस कम्युनिटी का लीडर रहूँ और यहाँ पे प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, यहाँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का। मेरी भी कराची के, क्योंकि MQM भी कराची से ज़्यादा वोट लेती है, मेरी खादिल मकबूल साहब से भी बात हुई। देखिए, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है कि इस मिनी बजट के फेवर में वोट देना या स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी है उसको मान लेना। बात ये है कि जिसमें वो वाइसराय बन रहे हैं, ये इनके अपने वोट बैंक के फ़र्क पड़ेगा। यहाँ सिर्फ मिनी बजट को पास, ये बिल्कुल 12 तारीख को इजलास शुरू है, 10 तारीख से इजलास शुरू है, उसमें डिस्कशन होगी, लेकिन ये इनके अपने मफाद में नहीं है क्योंकि इस वक्त लोग परेशान हैं और इनको क्या मिल रहा है इसमें, MQM अपना पूरा वोट बैंक ज़ाया करेगी। मेरी खुद बात हुई है उनसे, मेरा उनसे काफ़ी अरसे से, क्योंकि यहीं कराची रहते हैं और असम्बली में मिलजुल के हैं, तो ये ना कारोबारी, यहाँ कराची का बहुत बड़ा मिडिल कम्युनिटी, मिडिल इनकम, यहाँ पे दरमियाने दर्जे के लोग रहते हैं कराची में, दरमियानी इनकम के लोग, तो वो परेशान हैं और नाला हैं। जो बिजली के बिलों का हाल है, जो बच्चों को फीस नहीं हम दे सकते, जो सूरत लॉ एंड ऑर्डर की सूरत है, पानी यहाँ है नहीं, कराची के अगर वसाइल के ऊपर नहीं, गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। अभी देखें, आज 2.5-3 घंटे घर से ऑफिस पहुंचने में लग रहे हैं जी। और आपके सामने है कि जमात इस्लामी है तो वो एहतजाज कर रही है कराची में बैठ के, और ये जो नया इन्होंने बल्दियाती का इलेक्शन की बातें की हैं सिंध में, ये हटके है पंजाब से और KPK से, ये सारा ही मुख्तलिफ है और बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है इसमें, क्योंकि पावर तो नहीं, तो MQM किस सूरत में
पीपल पार्टी या जो पीटीआई है उनके मामलात पे वो किस तरह इंडिफरेंट रह सकती है? वो सही। नहीं रह सकती, उनका तल्लक ठीक है, चलें अब शौकत यूसुफजई साहब से पूछते हैं। 3.5 साल शौकत साहब आपकी इस हुकूमत को हो चुके हैं, ना मुल्क के मौशी मसाइल हल हुए हैं, ना गवर्नेंस बेहतर हुई है, आपकी मकबूलियत कम से कम होती जा रही है, बल्दियाती इलेक्शंस आप हार रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शंस भी हार रहे हैं। शौकत साहब, ये रहेगा क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? ये कैसे जाएंगे इलेक्शन में आप इस महंगाई के साथ? शौकत साहब जी, मैं समझता हूं इस बात की बड़ी कमी कैसे साहब वापस आता हूं मैं आपकी तरफ से। शौकत साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जी। शौकत साहब, पहले हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये अपोजिशन तो मेरे ख्याल से शुरू दिन से कह रही है कि ये हुकूमत नाकाम है, इस हुकूमत को हम अभी गिरा देंगे, तब गिरा देंगे। इन्होंने कितनी तारीखें दी, ये बेचारे आपस में इनके वो तालमेल जो है वो नहीं बन रही है। अभी इनका तो अभी एजेंडा ही मालूम नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है कि इन्होंने करना क्या है, किस तरफ जाना है, इनका लीडर कौन होगा। क्योंकि लीडर जो कुछ पार्टियां हैं वो तो सिंध तक महदूद हो गई हैं, कुछ हैं वो लंदन तक महदूद हो गई हैं। अब इनको किराए पे लीडर पकड़ने पड़ रहे हैं। जिनको आप सिंध तक महदूद बोल रहे हैं वो मज़ार कायद से इस्लामाबाद तक मार्च का ऐलान आपके खिलाफ कर चुके हैं। 27 तारीख को जी मार्च जी, की तरह। वो पहले अपनी हुकूमत पे तो तवज्जो देना। जो सिंध के हालात हैं इस वक्त आपको भी पता है, स्कूल बंद हो रहे हैं, वहाँ टीचर नहीं है, कितने बुरे हालात सिंध के हैं। मेरे ख्याल से वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं अगर आप देख लें तो रोना आ जाएगा। और ये वो लोग हैं जो मुसलसल तीसरी मरतबा हुकूमत कर रहे हैं। ये जो अगर इस तरह के हालात अल्लाह ना करे कि हमारे की पैदा हुए, हम अगर खैबर पख्तूनख्वा में हमारा दूसरा पीरियड है, लोग ये बातें करते रहे, लेकिन इंशाल्लाह 2023 में जब इलेक्शन होगा फिर पता शौकत चलेगा। साहब, इस दूसरे पीरियड में फिर लोगों ने JUI पर एतमाद किया है। मौलाना साहब को सबसे ज्यादा सीटें दी हैं बल्दियाती इलेक्शन में, आपको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। देखें उसमें एक तो ये कि वो सिर्फ JUI नहीं थी, उसमें मुस्लिम नून जो है वो उनके साथी थी। आपको पता होना चाहिए शेरपाव ग्रुप उनके साथ थे, वो एक साथ उन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ाए और 2-3 पार्टियों ने मिलकर ये लड़ाया। और दूसरी बात ये है कि हमने अपनी गलतियां भी की और वो मेरे ख्याल से खुला तस्लीम भी किए। ये भी नहीं इनकी तरह कि हम कहें कि जी हमारे साथ धांधली हुई है, रोना नहीं रो रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि ठीक है हमसे गलती हुई है, इंशाल्लाह आइंदा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। और वो हमारी टेक्निकल गलतियां थी और अपनी तंजीमी गलतियां थी जो हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन शौकत साहब, बहुत सारे वुज़रा ने तो उस हार की वजह महंगाई को करार दिया। ज़ाहिर है महंगाई तो इस वक्त पूरे मुल्क में एक हकीकत है। आवाम में जो गम गुस्सा हुकूमत के खिलाफ है वो महंगाई की वजह से है, वो आपकी टेक्निकल गलतियों की वजह से नहीं है। नहीं, महंगाई तो खैर अपनी जगह है, वो तो लोगों को समझ भी है ना कि महंगाई क्यों है। जिनको नहीं समझे वो तो अपोजिशन जो है ना, वो इन्होंने काफी शोर मचाया, काफी कोशिश की कि लोगों को निकाल सके इस मामले पे। देखे जब हुकूमत लोगों को निकाल ही नहीं सकी है तो आप अंदाजा करें कि लोगों ने इस चीज को, इसलिए कि आज अगर आप पेट्रोल देखें तो 300-400 रुपए से ज्यादा फी लीटर लंदन के अंदर मिल रहा है। अगर उसके मुकाबले में आप पाकिस्तान को देखें तो यहाँ 400 पाउंड में मिल रहा है या 400, वहां तो लोग पाउंड में खरीदते हैं ना, वहां रुपए में कोई खरीदारी नहीं करता। शौकत साहब, ये कब तक आदाद शुमार में आप लोग उलझाते रहेंगे पाकिस्तानी कौम को? पाकिस्तान में क्या देंगे हम? क्या कहा आपने? वहाँ तो लोग अपनी करेंसी में खरीदते हैं ना, वहाँ पाउंड में खरीदते हैं। पाउंड में बताएं वहाँ कितने मिलता है? पाकिस्तानी रुपए में 400 रुपए फी लीटर पड़ता है ना अपनी करेंसी में। लंदन का एक आम शहरी पाकिस्तानी रुपए लेकर जाता है वहाँ स्टेशन पे, कहता है 400 रुपए में 1 लीटर मुझे पेट्रोल दे दो। अगर देखें ये हिसाब किताब तो इसलिए रखना पड़ता है ना कि तेल हम कौन सा अपना पैदा कर रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं ना। तो जाहिर है अगर वहाँ पे तेल महंगा होता है, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कुछ अरसे पहले 70 पाउंड का था, अभी वहां जाके वो 125 से ऊपर हो गया है। तो ये चीजें जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ये अगर आप देखें तो हर जगह कीमतें बढ़ी और उसका असर तो पड़ता है पाकिस्तान। अच्छा चलें, अब शौकत साहब ये जो आप ये कैलकुलेशन समझा रहे हैं, जो ईमानदारी की बात है मुझे तो नहीं समझ आ रही। धामरा साहब से पूछता हूँ कि इनको ये कैलकुलेशन समझ आ रही है। धामरा साहब, लंदन में पेट्रोल 400 रुपए पाकिस्तानी रुपए लीटर मिल रहा है, यहाँ तो फिर भी बहुत सस्ता है, ये 144 पे 145 हम खरीद रहे हैं। बस मेरे ख्याल में इनकी जो अकल है उस पे इनको शाबाश देनी चाहिए। और इन्हीं की वजह से ये जो आदाद शुमार बताते हैं, ये जो दावे करते हैं, ये जो टॉक शो में आके जितना इन्होंने टाइम पास किया है, गलत फिगर दे दे के आवाम को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश करते हुए, ये बहुत हो गया। ये चूरन बिक गया इनका। अब इनकी दुकान में ये चूरन बचा
नहीं कि आप आवाम को मुसलसल बेवकूफ बनाते रहें। आज आवाम जो है वो बच्चों के लिए दूध खरीद ना कर सके, आज आवाम जो है वो दवाई महंगी से महंगी तरीन पाकिस्तान की तारीख में जितनी पीटीआई ने दवाई महंगी की है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप उस पर भी करें। चलो एक काम करें, अगर अपोजिशन को आपकी बात समझ में नहीं आती, अपोजिशन नाकाम है, अपोजिशन की कोई एजेंडा नहीं है, तो आप ये जो महंगाई की है ना आपने, उस पे आप अपने ही सूबे के अवाम को निकालें और अवाम जो आपने महंगाई की है उसकी हिमायत में रैलियां निकालें, जुलूस निकालें। चलो ऐसा काम कर दें। हम कहें कि अवाम का एतमाद है आपके ऊपर, जाएं बाजारों में बैठ के ये प्रोग्राम करें। जरा आपके अपने सूबे की बात कर रहा हूं, बाकी सूबों की बात नहीं कर रहा। अवाम ने तो नतीजा सुना दिया। वहां भी आप देखें ना, केपी में भी मौलाना साहब को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, तो अवाम में तो बहरहाल गम गुस्सा है हुकूमत के खिलाफ। देखिए, अब टॉक शोज के अंदर मैंने कहा कि ये चूरन नहीं बिकने वाला, ये चूरन खत्म हो चुका है। और रहम करें, खुदारा रहम करें यूसुफजई साहब अवाम के ऊपर। मैं तो कहता हूं कि अगर आप ठीक सही समत में काम कर रहे हैं तो बीआरटी पे जो स्टे लिया हुआ है ये कब खत्म कराएंगे? आपने तो बीआरटी चला दी। आप पहले कह रहे थे कि ये चलाने के लिए हमने स्टे लिया है ताकि ये रुक ना जाए, अवाम का बड़ा मुफाद का ये मंसूबा था। तो चलो अभी बकौल आपके कि बीआरटी चल पड़ी, उस पे आपने स्टे क्यों लिया हुआ है? ये तो खत्म कराएं जरा। आपकी करप्शन का पता पड़ जाए तो एक प्रोजेक्ट में आपका पता पड़ जाएगा। बाकी जो फॉरेन फंडिंग में बात की है, एफबीआर में आपके लीडर ने 2018 में कितना टैक्स दिया? 2,82,000। बिल्कुल। वो 2020 में ऐसी क्या बात हो जाती है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो उसको अभी 98 लाख रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। ये कैसे प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ है आपके? या पहले झूठ बोला आपने या अब झूठ बोल रहे हैं? जैसे फॉरेन फंडिंग केस में आपने झूठ बोला हुआ है। तो ये बातें छोड़ें, अभी आप निकलें, या तो अपने सूबे के बाजारों में निकलें और हार पहनते हुए आप नजर आए इन बोल्ड टीवी पे। मैं आपको सलूट करूंगा कि आपके सूबे की आवाम जो है वो महंगाई करने पे आपको हार। चलें धामरा साहब, ये चैलेंज आपने किया, अब शौकत साहब से इसका जवाब भी लेंगे, लेकिन कारी साहब, हुकूमत को क्यों लगता है कि आप लोग या अपोजिशन की जमातें ना 27 फरवरी को आवाम को निकाल पाएंगी ना 23 मार्च को? शौकत साहब भी ये कह रहे हैं कि आप लोग नहीं आवाम को निकाल पाएंगे, शायद आप तकसीम हो गए, इसकी वजह से तासुर हुकूमत में इस वक्त ये डेवलप हो रहा है। जहांगीर साहब माजरत के साथ शौकत साहब और शौकत साहब की पूरी जमात बल्दियाती इंतखाबात से पहले जो कुछ कह रही थी वो इन्हें भी याद है, हमें भी याद है। और जो कुछ हुआ वो आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और खुद शौकत साहब पैदा आए मीडिया पर और उन्होंने सबसे पहले एतराफ किया कि हमें जो सजा मिली है वो हम कौम की खिदमत नहीं कर सके हैं, हम कौम की रहनुमाई नहीं कर सके हैं, हमने कौम को इतनी बड़ी महंगाई दी, उस महंगाई हमें डूबी। लिहाजा इस वक्त करेंगे अब भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। हमने तो उस वक्त मुहिम चलाई थी, वो कब सबसे चलेगी, हम उसके लिए तैयार नहीं थे। हमने जनाब बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा नहीं किया था। और अब जब इंशाल्लाह हम निजाम करेंगे तो हम भी बड़ी तैयारी के साथ रहेंगे। अब ये क्यों भाग रहे हैं? अब उससे एकदम जब हम कामयाब हुए तो तब्दीलियां कर दी, फर्जी इख्तियारात कम कर दिए। अब उस इलेक्शन को उस तारीख में नहीं करने जा रहे ये लोग। और फिर कहते हैं कि लीडर नहीं है। अगर हमारे पास लीडर हुआ और हम लोग बिल्कुल नाकाम हो गए तो फिर हम आज से कहेंगे कि आप हमें कोई लीडर। काली साहब, उस बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का आपने जिक्र किया, उस वक्त जाहिर है कि वजीर आजम नहीं खुद निगरानी कर रहे थे, वो कुछ टेक्निकल गलतियां भी बहरहाल इन्होंने की। अब खुद इमरान खान साहब जब इस पूरे इलेक्शन की निगरानी करेंगे तो फिर आपको नहीं लगता कि कुछ रिजल्ट्स में कुछ तब्दीली आ सकती है, शायद कम बैक कर जाएं वहां पर? मैं चाह रहा था कि जिस तरह यूसुफजई साहब ने जो कुछ फरमाया है, कम से कम हर बात ये वो करें तो यूं करना ये करें, बहुत करें, अकेला न करें। ये तो कोई और लोगों का काम है, क्यों कर रहे हैं? उस इलाके में तो ऐसी चीजें ये तो शौकत साहब कर रहे हैं। शौकत साहब को कम से कम उन्हें ये मानना पड़ेगा कि इन्होंने जितने साल पिछले दौर में भी खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा किया, अभी भी किया, और अब पूरा मुल्क जो है वो तबाही के किनारे लेके जाके उन्होंने खड़ा कर दिया। ये इस काबिल लोग नहीं है, इनकी बस की बात नहीं है कि ये हुकूमत चलाए या आवाम की खिदमत करे। इन्हें चाहिए कि ये गालियां दे, ये खुद तो बेचारा ऐसा नहीं है, लेकिन इनकी गैरत जो है वो सिवाय है इसके कि किसी की पकड़ी उछाले, पीछे पड़े
इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। तो कारी उस्मान साहब, डिटेल्स आपका पॉइंट आ गया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चारों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वापस आएंगे तो फिर कैसर अहमद शेख साहब से मैं पूछूंगा कि अब ये तारीखें फाइनल हो गई अपोजिशन के एहतजाज की, तो मियाँ साहब क्या 23 मार्च से पहले वापस आएंगे और इस एहतजाज को, इस लॉन्ग मार्च को लीड करेंगे या नहीं? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कारी उस्मान साहब, कैसर अहमद शेख साहब, आजिज जामरा साहब, शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, ब्रेक से पहले साद रफ़ीक साहब के घर में जो शादी थी, जहांगीर तरीन साहब वहाँ पहुँचे। ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में बड़ा अहम किरदार था उनका। बहुत वहाँ खुशगवार लहजे में और बड़े खुशगवार माहौल में वहाँ मुलाकातें रही अयाज सादिक साहब की, साद रफ़ीक साहब की, जहांगीर तरीन साहब से। तो क्या नून लीग की तरफ से उनको कोई दावत दी जा रही है, अपनी तरफ बुलाने की कोशिश की जा रही है? उन्होंने इशारा भी दिया कि जहाज़ तो कहीं भी जा सकता है जब उनसे सवाल हुआ। तो ये किस तरफ जा रहे हैं हालात? क्या वाकई सीरियसली आप लोग उस ग्रुप से राब्ते में हैं? जी नून लीग पॉलिटिकल पार्टी है, वो सबसे मुलाकातें कर रही है। वहाँ वो लोग हमसे, पॉलिटिशियन हमसे मुलाकातें कर रहे हैं। अब मैंने भी कल जाना था, उनको बड़ी मुबारक हो। साद रफ़ीक साहब की बेटी की शादी थी। मैं, क्योंकि जो हालात हो गए हैं, जो कोविड की सूरत हाल कराची में आप देख रहे हैं, 10% पॉजिटिव हो रहा है जो टेस्ट आ रहे हैं। तो इन हालात में बहरहाल जहांगीर तरीन साहब उनको मुबारक देने आए हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और हमारे भी एहसन इकबाल साहब यहाँ आए, MQM से खालिद मकबूल साहब से मुलाकात हुई। इससे पहले फ़ारूक सत्तार साहब आए, मुलाकात हुई मियाँ साहब से उनकी। और मुख्तलिफ लोग जैसे अपना मौलाना साहब मिल रहे हैं। तो ये चाइनीज सफ़ीर से मुलाकात हुई उनकी, तो बड़ी अहम मुलाकातें होने वाले हैं। ख़ासकर कराची में सूरत हाल जो है ना, कराची के लोगों में बेइत्मीनानी है। मैं यहाँ ही रहता हूँ और मुझे यहाँ का अंदाज़ा है। तो यहाँ का बहुत बड़ा वोट बैंक है। पिछले 14 सीटें ली थी PTI ने। तो वो लोग तो यहाँ इनसे PTI से में नाला हैं, क्योंकि जो नारे उन्होंने लगाए थे, जो वादे किए थे, उसमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। और अब उनको समझ आ रही है कि नहीं जी, पहले प्लानिंग करनी चाहिए थी। असद उमर मेरे साथ बैठते थे फाइनेंस कमेटी में, वो तो ऐसे बात करते थे जैसे हर चीज़ का उनको पता है। मैं चेयरमैन था और वो मेरे साथ मेंबर थे। तो 3 साल हम बैठ के आपस में मुख्तलिफ डिस्कशंस करते थे, तो उनको तो हर चीज़ का इल्म था। और मैंने उनको कहा था, जिस मिनिस्ट्री से आप कहें लोगों को बुलाना, आप बुला लें कमेटी में और उनकी इन्फॉर्मेशन ले लें। अब वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं था, कि प्लानिंग ही नहीं थी। उन्होंने तो 100 दिन में सारी तब्दीलियां करनी थी। और अब खुद कह रहे हैं कि जिस नारे पे आए थे एहतसाब के, वो वही, उस पर अमल नहीं हुआ। ठीक है, जो रेवेन्यू उन्होंने हासिल करना था वो हासिल नहीं हुआ। ज़ाहिर है ये आधा बहुत पीछे रखा। तो अब जी शौकत यूसुफजई साहब, अब ये जहाज़ का रुख कहीं नून लीग की तरफ तो नहीं हो सकता? आज अयाज सादिक साहब और जहांगीर तरीन साहब की जब वो आप गुफ्तगू सुने, जो साफ़ी उनसे सवाल कर रहे थे, अयाज सादिक ने साफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि सिर्फ इमरान खान ना मुस्कुराएं, बाकी हर शख्स मुस्कुराते रहे पाकिस्तान में, उन्हें अच्छा लगता है। और इस पर राजा रियाज साहब ने कहका लगाया, आपके अपनी पार्टी के लोग वज़ीर आज़म का जहाँ मजाक उड़ रहा है उस पर कहके लगा रहे हैं। देखिए, वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तानी है और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के लोगों के लिए दर्द भी रखता है। और ये सारी चीजें देखें, ये तो जब बात करते हैं ना कि देखें जी उन्होंने तो ये सीट हार गए, ऐसा लगता क्या है? ये पाकिस्तान में कभी नून लीग मुसलसल जीती आ रही थी? ये तो पाकिस्तानी सियासत है, कभी कोई ज्यादा सीटें अपने दौरे हुकूमत में ज़िमनी इंतखाबात तो जीत रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा ट्रैक रिकॉर्ड किसी का नहीं रहा। दांधी करते थे ना, हम तो दांधी नहीं करते हैं ना। अब अपने दौर में जो करते थे तो हमें पता है ना, बाद में तो नहीं कर सकते थे ना। तो ये जो इन्होंने इनकी बातें सुने ना, तो ऐसा लगता है जैसे ये जो है ना, ये तो मुसलसल आते रहे। भाई ये पाकिस्तान की सियासत है कभी। और जाहिर है जब मुश्किलात होती हैं, मुश्किलात में लोग गुस्सा भी दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन अब ये अंदाजा कैसे लगा रहे हैं कि 2023 में PTI की हुकूमत नहीं होगी? हम तो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है अल्लाह के फजल से। जो कुछ इमरान खान ने किया लोगों के लिए, आप ये देखें कि महंगाई है, लेकिन आपने इमरान खान ने पूरे सूबे में और 2 सूबे में, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, हेल्थ सिस्टम टोटल फ्री कर दिया। ये कितना बड़ा रिलीफ है। लोग जो 60-60, 50-50 लाख रुपए खर्च होते थे लीवर ट्रांसप्लांट के ऊपर, वो फ्री कर दिया हमने। तो एक तरफ ये भी है, दूसरा हम तो शौकत साहब, सरकारी अस्पतालों की हालत क्यों नहीं बेहतर की? अगर भाईजान आप सुने तो सही ना, अब हालत आपके, मैं अभी यहाँ आपको बताऊं कि हालत खराब है। आप आए देखें ना खैबर पख्तूनख्वा में। दूसरी बात है कि लोगों को ऑप्शन तो मिल गया ना। अगर सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत अच्छी है तो फिर हेल्थ कार्ड देने की जरूरत क्या है फिर आपको? फिर तो सरकारी अस्पताल में हर एक का इलाज होना चाहिए। मेरी बात सुने आप,
या तो बात मेरी सुन लें। जी आप बताएं या ना। अगर आप नहीं जवाब देना है तो फिर आप मुझसे सवाल ना करें। नहीं सवाल क्योंकि जवाब तो आप ही देंगे ना। 3 बंदे आपने बिठाए, वो हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं। जब मैं बात करता हूँ तो आप शुरू हो जाते हैं। अच्छा नहीं आप मेरी बात सुन ले, आप जी, उसके बाद फिर जवाब करें ना। आप बताएं। दूसरी बात ये देखें कि एक अमीर आदमी पाकिस्तान में वो जाके प्राइवेट बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लेता। एक गरीब आदमी जो है ना वो नहीं करा सकता था। अब उसके पास ऑप्शन है, उसके पास कार्ड है, वो चाहे सरकारी अस्पताल में जाए तब भी वो कार्ड इस्तेमाल होगा, चाहे वो प्राइवेट किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाए तब भी वो कार्ड इस्तेमाल होगा। ये तो ऑप्शन है गरीब और अमीर दोनों के लिए। हमने ये नहीं देखा कि ये अमीर है या गरीब है। तो इतना बड़ा ह्यूज मेरे ख्याल से रिलीफ जो मिला है, मुझे अफसोस हो रहा है कि मीडिया ये चीज इसको नहीं देख रही। अच्छा वो सिर्फ अपोजिशन की वो जो चीजें वो उठा रही है, इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। लोगों को रिलीफ मिल रहा है और उसके बाद हमारा शौकत साहब कितने लाख लोगों को आपने 10-10 लाख के कार्ड दे दिए और ये पाकिस्तान की इस मौशी हालत में, इस मईशत में ये कितना बड़ा अमाउंट बन रहा है और इसका बजट कहाँ से एलोकेट होगा जब पाकिस्तान खुद IMF से कर्जे ले रहा है? ये कैसे आप मैनेज कर पाएंगे इसको? ये इसकी आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। ये आवाम का पैसा है, आवाम पे ही लग रहा है। पहले तो ये जो सरे माल का अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं, ये जो लंदन में मालात बना है उसका जवाब तो आप नहीं मांग रहे हैं ना। आपको भी आप भी तो आपको मांगने हुकूमत आप में शौकत साहब, हमारा काम तो सिर्फ मंजर आम पर लाना है चीज को, उसके बाद जवाब आपको लेना है। पूछ सकते हैं कि नवाज शरीफ लंदन में बैठा है, क्यों बैठा है, आप पूछ सकते हैं इनसे। इसलिए नहीं पूछ रहे हैं ना कि देखे इसलिए बैठे कि वजीर आजम ने इंसानी हमदर्दी के लिए भेजा है। वजीर आजम ने इंसानी हमदर्दी के तहत भेजा है, अब वापस नहीं ला पा रहे। वापस ना लाना तो हुकूमत की नाकामी है। मनी ट्रेल नहीं दे पा रहा है, इसलिए तो बाहर बैठे हैं ना। आपके इदारे ले नहीं पा रहे, बाहर बैठा है। दामद साहब देखे, दामद साहब बड़े अच्छे आदमी है, बड़े अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कराची की जो सूरत हाल है, क्या कराची को कंपेयर कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के साथ? कोई दुनिया में किसी कोई भी आप अपना पूरा मीडिया लेकर आ जाए और कंपेयर करें चले, फिर आपको पता चलेगा कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ है और वहाँ पे क्या हुआ है। अब यहाँ तो देखे, वहाँ तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कितने दिनों से अपोजिशन जो है एहतजाज कर रही है कि जी ये जो बलदियाती निजाम ये ठीक नहीं है, उनके साथ बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और यहाँ के अब हमें सारा मीडिया और सारा जो है ना अपोजिशन, सारी जुमातें मिल गई। हमें तो खुशी है तो कि इमरान खान की और बात नहीं, ये बात तो दुरुस्त साबित हुई है ना कि चारे चोर जो है। पूछ रहे थे धामरा साहब से, आप कह रहे हैं कि कराची और खैबर पख्तूनख्वा को क्यों कौन कंपेयर कर रहा है? जी धामरा साहब, आप कंपेयर कर रहे हैं कराची और खैबर पख्तूनख्वा को? पहली बात तो अभी मेरे भाई की जो ज़हनी जो कैफियत थी वो अक्कासी करती है इस बात की कि आपके सवाल, और ये कह रहे थे यहाँ 3 लोगों को आपने बिठा के उनसे सवाल किए। भाई हम 3 नहीं है, पूरी कौम में ये सवाल कर रही है आपसे, और आपके अपने सूबे के मजदूर और गरीब आवाम आपसे सवाल करते हैं। अब ये तो अल्लाह माफ करे कि कराची के हालात इस तरह बिगड़ जाए कि वो कंपेयर करें खैबर पख्तूनख्वा के सूबे से। मिसाल के तौर पर इन्होंने हेल्थ कार्ड के हवाले से दावा किया कि 50 से 60 लाख रुपए भी कोई इलाज के लिए खर्च करे तो कर सकता है। पहले तो आप ये बताएं यूसुफजई साहब कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो कहती है 10 से 20 लाख की उसमें कैपेसिटी है, आप कह रहे हैं कि 40 से 50 लाख की कैपेसिटी है। ये तो आप करें। और दूसरी बात कि सिंध में ट्रांसप्लांट जो महंगा तरीन इलाज है, कार्डियो का जो महंगा तरीन इलाज है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप मुझे ये बताएं कि अब तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कितने कार्डियो के फ्री ऑपरेशन हुए हैं? मुझे ये आप अभी टीवी पे बता दें। कितने केसेस ऑपरेट हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट खैबर पख्तूनख्वा में? मैं आपको बता सकता हूं कि सिंध के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का भी हक है, बलूचिस्तान के अवाम का भी हक है, पंजाब के अवाम का भी हक है। ना सिर्फ ट्रांसप्लांट बल्कि गंबट की हॉस्पिटल में, ये रिकॉर्डेड बात है, ये वीडियो पे आई है। आप खुद आए शौकत यूसुफजई साहब, मैं आपको लेकर चलता हूं कि दुनिया में ये सिंध ने लीड किया है। 550 ऑपरेशन हुए हैं, 550। ये मैं आपके चैनल पे बात कर रहा हूं, अगर गलत साबित होगा मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। शौकत यूसुफजई साहब अपनी सजा खुद मुंतखब करें। और खैबर पख्तूनख्वा से ये बातें आ रही हैं। अच्छा धामरा साहब, शौकत साहब रिस्पॉन्स पे कुछ करना चाह रहे हैं, वक्त चूंकि कम है। जी शौकत साहब, ये चैलेंज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? धामरा साहब से खेला जा रहा है जिस तरह कौम की सेहत से खेल रहे हैं। जी शौकत साहब जल्दी से। देखिए पहली बात नहीं, आपके सूबे से ये आवाजें आ रही हैं कि जाली दवाएं दी जा रही है। जरा इसको तो देखें, कंट्रोल करें। आप जी धामरा साहब जरा जवाब ले लें जल्दी से, वक्त चूंकि कम है। धामरा साहब जरा मौका दीजिएगा, शौकत साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी शौकत साहब। देखें पहली बात तो ये कि इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ गंबट हॉस्पिटल का चैलेंज है। हाँ
तो मैं इनको ये बता दूं कि अभी रिसेंटली हमने लीवर ट्रांसप्लांट को शामिल कर दिया है। अच्छा। और लीवर ट्रांसप्लांट जो है वो 60 से 70 लाख उस पर खर्चा आता है। अच्छा। तो अल्लाह ना करे कि अब तक सब लोगों को कितने लीवर ऑपरेशन हुए ट्रांसप्लांट की आपके जरूरत पड़ेगी। सूबे में? शौकत लेकिन भाई, ये कि हमने शामिल कर दिया। शौकत भाई, अब और तक कितने ऑपरेशन राणा किए साहब आपने? अभी फ्री में शामिल ये किया बता उन्होंने, दो। अभी शामिल किया है। ज़ाहिर है आने वाले दिनों में शायद हो सके, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ना। अब बता देते तो शौकत ये साहब अगर कहे हुआ ना, तो। आप फिल्म से कैसे ठीक compare है, चलें, करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया चारों आप मेहमानों का। कैसे शौकत compare यूसुफ साहब, करते आजिज हैं? जामरा साहब, कैसर अहमद शेख साहब, कारी उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त बिल्कुल लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और अहम मौजू पर बात करनी है। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और क्रिप्टो करेंसी के आड़ में पाकिस्तानी शहरियों से 18 अरब रुपए से जायद के फ्रॉड का इंकशाफ सामने आया है। पाकिस्तानियों से अरबों रुपए का ये फ्रॉड ऑनलाइन एप्लीकेशंस के जरिए किया गया है। और ऑनलाइन एप्लीकेशंस क्रिप्टो करेंसी की जो आलमी एक्सचेंज है बाइनेंस, उससे जुड़ी हुई थी। उसके बावजूद ये बड़ा फ्रॉड सामने आया। अब FIA के साइबर क्राइम विंग ने बाइनेंस के पाकिस्तान में जनरल मैनेजर को नोटिस भी जारी किया है। आज इस सिलसिले में एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी FIA की जानिब से की गई है। अमेरिका और फिर जो केमन आइलैंड में बाइनेंस के हेडक्वार्टर्स को भी नोटिस जारी कर दिए गए इस सिलसिले में। और FIA की जानिब से भेजे गए नोटिस में ये कहा गया है कि मुमकिन तौर पर क्रिप्टो करेंसी से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही थी। और पाकिस्तान में 11 मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस बाइनेंस से रजिस्टर्ड थी जिनके ज़रिए ये फ्रॉड हुआ है। अब FIA साइबर क्राइम विंग के सरबराह इमरान रियाज के मुताबिक 11 फ़ोन एप्लीकेशंस दिसंबर में अचानक बंद हो गई थी जिन पर हज़ारों पाकिस्तानी रजिस्टर्ड थे। और इन हज़ारों पाकिस्तानियों ने इन एप्लीकेशंस पर अरबों रुपए लगा रखे थे। इमरान रियाज ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि एप्लीकेशंस के जरिए इब्तिदा में वर्चुअल करेंसीज में कारोबार की सहूलत दी जाती है, जिसमें बिटकॉइन है, एथेरियम है, डॉज कॉइन है और काफ़ी और भी करेंसीज मौजूद हैं। और सरमायाकारी बाइनेंस के जरिए जाहिर की जाती है। एप्लीकेशंस के टेलीग्राम अकाउंट पर माहिरीन क्रिप्टो करेंसी पर जुआ भी खिलाते थे। अब इस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तानियों का नुकसान हुआ है, ये किस तरह से पूरा होगा? क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट क्या एक सेफ इन्वेस्टमेंट है या नहीं? इसमें वकार ज़का साहब क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट भी हैं, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का भी एक बड़ा और जाना माना नाम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वकार ज़का साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये आज जो ये इंकशाफ हुआ है 18 अरब रुपए से पाकिस्तानी महरूम होगा, ये फ्रॉड हुआ है, तो इसके बाद क्या क्रिप्टो करेंसी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है? इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसमें फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तानियों? सबसे पहले तो डिजिटल डबल शाह का कॉन्सेप्ट उसी तरह है जैसे पाकिस्तान में डबल शाह बहुत मशहूर रहा है। और जो भी बंदा पाकिस्तान में बगैर रिसर्च के, बगैर तहकीक के सिर्फ इस बना पे पैसे दे देता है, जैसे बोल में भी एक इंसिडेंट हुआ था आपके न्यूज़ एंकर का, तो उसकी वजह ये होती है कि हर इंसान को एक दिन में मलिक रियाज बनना है। वो चाहता है मैं सुबह पैसा लगाऊं, शाम को मैं उठूं तो मैं घूम रहा हूं मलिक रियाज, मियां मंशा की तरह। और वो अपना पैसा देता है किसी भी बंदे को कि यार इसमें जो है ना 1 लाख ले लो और 10,000 महीना दे दो। यही चीज़ क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में भी अब डिजिटल डबल शाह आ चुके हैं। अच्छा, मुल्क में जो लोग बगैर सोचे समझे, क्रिप्टो करेंसी हार्ट सर्जरी की तरह है, ये 1 मिनट में नहीं आ सकती आपको। ये ऐसे नहीं होता कि कॉइन बता दो मैं सुबह अमीर हो जाऊंगा, या कॉइन, ये सवाल करने वाले दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं जो कहते हैं बस ये बता दो बिटकॉइन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बस ये बता दो कौन सा कॉइन खरीदो ऊपर जाएगा। ये देखें, हम जब समझा रहे होते हैं तो उन्हें लगता है यार ये क्या बात हुई कि आप तो सही बात ही नहीं बता रहे। जो ये बताता है वो डबल शाह है मेरे भाई, और लूट के निकल जाता है। यहाँ अहम चीज़ ये है, बाइनेंस की जहाँ तक बात की जाए, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ एक चीज़ से। बाइनेंस के यहाँ जो साहब थे जो यूट्यूब के ऊपर ये सारी बात कह रहे थे, उन्होंने ये फरमाया था कि हम गवर्नमेंट कंप्लायंस से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अच्छा, इसी के वजह से फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो ट्रिगर हुई। उसने कहा कि यार कौन सी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, स्टेट बैंक है, किससे तुमने परमिशन ली है? और अगर नहीं ली, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज बाकी काम कर रहे हैं ना, वो कभी ये क्लेम नहीं करते कि हम यहाँ काम करते, क्योंकि इनके बोलने की वजह से ना इन्वेस्टर्स को बहुत एतबार हुआ, और इस एतबार की वजह से यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हुए फिर वकार साहब एक आम, अगर किसी को इसमें फाइनेंसिंग करनी तो फिर वो किस पर एतबार करे, किस पर नहीं करे? चूंकि ये तो बाइनेंस से एफिलिएटेड। मैं आपकी तरफ वापस जरा आता हूँ। इमरान रियाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह FIA साइबर क्राइम के, जिनकी तरफ से फिर ये नोटिस सर्व किए गए पाकिस्तान में बाइनेंस के जनरल मैनेजर को। तो इमरान साहब, अभी इस वक्त क्या स्टेटस है? ये नोटिस आपने सर्व कर दिए हैं, इस नोटिस के जवाब आने तक क्या मजीद कोई सिलसिले में कार्रवाई होगी? और ये जो 18 अरब रुपए पाकिस्तानियों के चले गए, उनसे फ्रॉड हो गया, इसकी रिकवरी का कोई इम्कान है, मौजूद है? देखिए जी, ऑफ कोर्स रिकवरी का इम्कान तो हमेशा होता ही है। देखिए, पहली बात तो ये है, नोटिस चले गए तो वो उनका जवाब आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि बाइनेंस पूरी दुनिया में एक जो है बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल अदारा है। दैट इज समथिंग एल्स कि यहाँ पे रेगुलेटेड नहीं है।
अब जहां तक बात है कि रिकवरी कब कैसे होगी, बड़ा लंबा सवाल है ये, और उस दौरान हम लोग क्या करेंगे जब तक जवाब नहीं आता। अभी हमसे जब से हमने इस चीज को स्प्लैश किया है और भी विक्टिम्स हमारे पास आ रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है और जो मजीद एड्रेसेस हैं बाइनांस के जो है वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इस तरीके से जो है हम इस पर मजीद कार्रवाई करेंगे। अच्छा, और इमरान साहब ये विक्टिम्स की तादाद की अभी तक कितने विक्टिम्स आप तक पहुंचे हैं किसी भी रेफरेंस से? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझसे जो राब्ता किया है वो तो लोगों ने हजारों में किया है, ठीक है, लेकिन इतने तादाद में लोगों को हम एंटरटेन चूंकि नहीं कर सकते हैं, तो मकसद है कि इस केस की तह तक पहुंचना। इन हजारों लोगों की इन्वेस्टमेंट भी हजारों और लाखों में ही है, इन सबकी इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। हेलो जी इमरान साहब, इन सबकी इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत बड़ी बड़ी हैं जिन हजारों लोगों ने आपसे राब्ता किया है। हेलो चलें इमरान साहब को जरा रिकनेक्ट करते हैं। तो वकार साहब, ये अब हजारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो इससे महरूम हो गए, बाइनेंस के साथ एफिलिएटेड होकर भी कुछ ऐप्स क्या फ्रॉड कर सकती हैं और बाइनेंस भी उनको नहीं पकड़ सकता? नहीं, बाइनेंस तो देखे ना पाकिस्तान में खुद इलीगली ऑपरेट हो रहा है। पहली बात तो ये है, जो बाइनेंस पाकिस्तान में चल रहा है वो binance.us नहीं है। अच्छा। यूएसए में जो ऑपरेट हो रहा है वो अलग बाइनेंस है, पाकिस्तान में जो हो रहा है वो अलग है। पहली बात तो ये यूएस में ऑपरेट हो रहा है, उसका हेड ऑफिस मौजूद है, वो रजिस्टर्ड है। अगर कोई वो कुछ गड़बड़ करेगा तो वहाँ क्लेम डाल सकते हैं। यहाँ के बाइनेंस पे तो डाल नहीं सकते। केमन आइलैंड का जो एड्रेस FIA साइबर क्राइम ने किया है, केमन आइलैंड तो खुद कह चुकी है ये बाइनेंस यहाँ लिस्टेड ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। और मैं ये बड़ा अच्छा कि आपने इमरान रियाज साहब को लिया है, क्योंकि ये जितने भी FIA के बाकी लोग आज तक आए ये काफ़ी ज़्यादा काबिल है, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की मालूमात रखते हैं और उन्होंने जो जिस तरह का नोटिस निकाला है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है। वरना बाज़ दफ़ा आउटराइट कह देते हैं जी कि क्रिप्टो करेंसी बैन है। लेकिन ये जो कार्रवाई है, इससे पहले मैं तमाम लोगों को कहूँगा, देखें जो पैसा गया जो अपनी जगह वो है, अब फ्यूचर के लिए क्या करना है। फ्यूचर में 12 जनवरी को एक तो केस लगा हुआ है हमारा, और जिसमें स्टेट बैंक के लोग भी मौजूद हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज के। उम्मीद है कि लोकली जो हमारा एक्सचेंज है उसको अलाउ कर दिया जाएगा। जब इंडिया की तरह वहां पर इंडिया में लोकल एक्सचेंज चलता है, बाहर का कोई नहीं अलाउ। इस तरह अगर हमारे यहाँ पर हमारे एक्सचेंज को चलने दिया जाएगा तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन भी हो जाएगी, और फिर आप वकार जगह चला रहे हैं तो उसे पकड़ भी सकते हैं, है ना। अभी बाहर किसको पकड़ेंगे, कौन बंदा है जो बेचारा पाकिस्तान में काम कर रहा है, वो एंड में कहेगा यार मैं तो सिर्फ एक मामूली सा रिप्रेजेंटेटिव था ना। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये लोगों के लिए बड़ा जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी एक मुश्किल सब्जेक्ट है। ये नहीं हो सकता कि आप आए और एकदम इस पे पैसा लगा के हो जाए। कम से कम 3 महीने दें इसको समझने के लिए। बगैर समझे 1 रुपया भी लगाएंगे तो कोई भी वापस लाने में बहुत मसला होगा। और ज़ाहिर वकार साहब, ट्रस्ट का बड़ा फैक्टर है ना, किस पर ट्रस्ट किया जाए, कौन सी ऐप्स ऐसी हैं। अब चूंकि 11-12 ऐप्स अचानक से गायब हो गई, अब नए इन्वेस्टमेंट करने वाले तो बड़ा सोचेंगे, बहुत समझेंगे, और बहुत सारे लोग अगर वो इरादा रखते भी होंगे तो वो अपने उस इरादे से वापस हो जाएंगे कि उन्हें किसी ऐप पर फिर ट्रस्ट ही नहीं हो पाएगा जो जिस तरह का वाकया पेश आया। देखिए, जब भी पाकिस्तान में कोई बंदा किसी एप्लीकेशन के लिए आपके पास आता है और कहता है कि यार मुझे पैसे दो, मैं इस एप्लीकेशन में लगा देता हूं, अपनी इन्वेस्टमेंट वकार ज़का को भी नहीं देनी आपने। ये बात क्लियर कर लीजिए। जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट किसी भी ऐप की आड़ में, अब ये बाइनेंस के साथ क्या हुआ कि बाइनेंस के साथ पाकिस्तान से किसी ने एक और एप्लीकेशन बनाई, उसमें पैसे लिए, बाइनेंस से क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग की और कहा जी मैं तुम्हारे लिए ट्रेडिंग कर देता हूं। इस बात को समझिए कि कोई बंदा पैसे लेकर ट्रेडिंग कर रहा है आपके बिहाफ पे, तो वो तो वैसे ही इतना खतरनाक है। वही तमाम लोगों का पैसा डूबा है जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट किसी को दे दी ये सोच के कि महीने के मुझे 1 लाख पे 10,000 या 10 लाख पे जो है मुझे इतने पैसे आ रहे होंगे। लेकिन ओवरऑल आई थिंक ये FIA का बड़ा जबरदस्त इकदाम है, क्योंकि जो बाइनेंस है अगर वो अनरेगुलेटेड चल रही थी तो जो भी इनके जनरल मैनेजर है उनसे तो पहले पूछे कि आवाम से झूठ क्यों बोला आपने। ये तो वो वाली बात है ना, वकार ज़का मैं भी अपना एक्सचेंज लॉन्च कर सकता हूं, मैं कोर्ट में केस क्यों लड़ रहा हूं, फिर मैं दुबई से कहीं से भी लॉन्च कर दूं, अनरेगुलेटेड चल के पैसा कमाते रहूं। इसका मतलब बाइनेंस पाकिस्तान में टैक्स भी नहीं दे रहा, इसका मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा। जब किसी कंपनी से फायदा नहीं हो रहा और सारे इतने पैसे कमा के बाइनेंस अपनी जेब में डाल रहा है, तो ये तो वैसे ही गैर कानूनी हो गया सब कुछ। पहले तो इनसे $1 बिलियन मांगे जाए ना कि पाकिस्तानी हुकूमत को आज से 3 साल तक जो आप काम कर रहे हैं $1 बिलियन पहले पाकिस्तानी हुकूमत को जमा करवाएं। यही काम किया टर्किश प्रेसिडेंट ने। टर्किश प्रेसिडेंट ने इसी तरह इन पे पेनल्टी लगाई है, इन पे लाजमी तौर पे पेनल्टी लगाई जाए, बैन ना किया जाए लेकिन पेनल्टी लगा के पहले पैसे लिए जाए। चलें वकार साहब, जरा इमरान साहब से पूछो अभी कि क्या इनका मैंडेट है इस केस में, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। इमरान साहब, ये जो 26 आपको सस्पेक्टेड ये ब्लॉक चेन्स मिले हैं, ब्लॉकचेन वॉलेट जो मिले हैं जिन पर ये रकम ट्रांसफर हुई थी, अब बाइनेंस से आपने इन ब्लॉकचेन वॉलेट्स की जो डिटेल्स मांगी हैं, ये कब तक डिटेल्स आपको मिल जाएंगी और फिर इसी के थ्रू आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे? देखें जी, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बाइनेंस से रब्ता किया गया है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऐसा है कि जो क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे हमजा खान के जी वो GM बाइनेंस पाकिस्तान है, उनको नोटिस जारी किया गया है। तो
तो अब टाइमलाइन तो मैं नहीं दे सकता इनका जवाब कब आएगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग इट वेरी सून, बिकॉज जिस लेवल पे मैंने इसको पिक किया है तो मुझे लगता है कि इनका जवाब जल्दी आएगा, क्योंकि अगर जवाब जल्दी नहीं आता तो आई विल टेक अप टू द नेक्स्ट लेवल, और मैं इंटरनेशनल मीडिया में भी जाऊंगा इस हवाले से, और वो वहां पे प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा बाकी भी हम चीजों पे गौर कर रहे हैं। जो यहाँ पे लोकली अकाउंट्स यूज किए गए पैसे रिसीव करने के लिए, हमने उनको डेबिट ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। अब उसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चूंकि ये फ्रॉडस्टर्स थे तो इन लोगों ने किसी विक्टिम का अकाउंट ही यूज किया हो, ठीक है। और थर्ड जो हमारा इसमें है वो ये है, टेलीग्राम को ये लोग यूज कर रहे थे, वहां पे इन लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए सिग्नल देने के लिए कि आपका जो बिटकॉइन राइज करेगा, फॉल करेगा। बेसिकली ये दीज वर नॉट इन्वेस्टमेंट एप्स, दे वर बेटिंग एप्स। अच्छा इमरान साहब, अब बाइनेंस अगर बाइनेंस कोऑपरेट करता है आपसे तभी आप इस इन्वेस्टिगेशन में थॉरोली आगे बढ़ सकेंगे, और अगर बाइनेंस ने कोऑपरेट नहीं किया तो फिर आप लोग को कुछ मुश्किलात आएंगी। बिल्कुल बढ़ पाएंगे जी। देखें अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने यहाँ पे उनको प्रमोट किया, उनसे हम राब्ता कर रहे हैं, उनको नोटिस दे रहे हैं कि आप बताएं कि आपने लोगों से राब्ता कहाँ पे कैसे किया और आप किन बेसिस पे इनको प्रमोट कर रहे थे। तो डेफिनेटली हो सकता है कि जी इनका कोई ना कोई राब्ता उनसे हो। तो इन्वेस्टिगेशन एक लंबी है, ये ओवरनाइटली इस मसला हल नहीं हो जाएगा, इट्स ए लॉन्ग फाइट, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। अच्छा, और ज़ाहिर इमरान साहब चूंकि कामयाबी की आपको उम्मीद है, आप इन्वेस्टिगेशन भी आप कर रहे हैं, ये क्रिप्टो करेंसी आपकी नज़र में एक ट्रस्टेबल करेंसी है, आप समझते हैं सर? देखिए बात ये है कि जी इन माय पर्सनल ओपिनियन क्रिप्टो करेंसी जो है दैट इज द फ्यूचर, ठीक है। अगर आप जो काम दुनिया में हो रहा होता है अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आप दुनिया से पीछे रह जाते हैं। आप इशू क्या है इसको रेगुलेट करने का, ठीक है। चाहे बाइनेंस काम करे यहाँ पे, चाहे कोई लोकल यहाँ पे ऐप बनाई जाए, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो अपनी एक एक्सचेंज स्टार्ट करे इसके हवाले से, तो दैट आई फील इट इज द फ्यूचर। अगर कोई बाइनेंस भी कर रहा है तो उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। अगर कोई लोकल भी आदमी है जो कि इसको चला रहा है तो उसको रेगुलेट करने की जरूरत है, ताकि हमारे पास तमाम डेटा मौजूद हो कि कौन इस पे इन्वेस्ट कर रहा है, कौन कर रहा है। इमरान साहब ये इस तरह की जो ऐप इसको आप भी ज़ाहिर फ्यूचर समझ रहे हैं, डिजिटल करेंसी ज़ाहिर मुस्तकबिल है इस दुनिया का, लेकिन फिर कोई मुल्क उसको एज करेंसी जिस तरह मुल्कों की करेंसीज हैं इसकी ओनरशिप क्यों नहीं ले रहा, उस तरह से इसको ओन क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए जी पूरी वर्ल्ड में इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बातें तो हो रही हैं और डिफरेंट गवर्नमेंट चैनल पे वर्किंग कर रही हैं। अब इस पे कमेंट करना जो है थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा मेरा ख्याल में। अच्छा, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, मैं जी वकार, मैं ये सवाल वकार साहब आपसे करना चाह रहा हूँ कि ये फिर इसकी ओनरशिप क्यों नहीं सामने आ रही बड़े मुल्कों की जानिब से? अपने गूगल पे लिखिए बिटकॉइन ATM मशीन यूएसए। 2013 से अगर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते तो अमेरिका ने इसकी ATM मशीन क्यों लगाने दी है? यूके में कैसे लगा, यूरोप में कैसे लगा, ऑस्ट्रेलिया में कैसे लगा, रशिया में कैसे लगा, जापान में कैसे लगा? भाई पूरी दुनिया में रेगुलेटेड है तो वहां इसका ATM मशीन लगी है ना। ये बात कहना कि जी आज हमने बिटकॉइन खरीदा था, कल ये 20% गिर गया है, अब हुकूमत जिम्मेदारी ले, हुकूमत इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। हुकूमत इसकी जिम्मेदारी लेगी कि इसकी ट्रांजैक्शंस हो रही है कि नहीं हो रही, ये क्या लीगल टेक्नोलॉजी के नहीं है। अगर भाई ये लीगल नहीं है तो FATF आज ना बोल दे कि भाई जहां जहां बिटकॉइन में काम हो रहा है वो बैन किया जाए। तो पूरी दुनिया में भाई रेगुलेटेड है, इंडिया में अपने एक्सचेंजेस चल रहे हैं। पाकिस्तान में अभी भी ये सवाल होता है कि इसके पीछे कौन है। पाकिस्तान में अभी भी सवाल होता है कि दुनिया में रेगुलेटेड कहाँ है? भाई कहाँ रेगुलेटेड नहीं है, सिवाय चाइना के तो हर जगह रेगुलेटेड है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया वकार ज़का साहब। इमरान रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद है FIA का साइबर क्राइम विंग इस साइबर फ्रॉड की भी इंक्वायरी करेगा और जल्दी जो जिम्मेदारान हैं वो सामने आएंगे, जिन लोगों का नुकसान हुआ वो भी शायद पूरा हो सके। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।